हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हम आरबीएसई बोर्ड 12th क्लास की इंग्लिश करते हैं और ये हमारा जो लेसन चल रहा है इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हमने पेनोरामा जो बुक थी उसके क्वेश्चन आंसर मतलब उसके सारे लेसन्स हमने 11 लेसन्स पढ़ लिए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए। हमने बुक जिसके अंदर जो अपनी पोइम्स थी उन पोइम्स को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम रेनबो बुक को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो अब अपनी पूरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 5 इंडियंस गिफ्ट टू द वर्ल्ड, भारत के दुनिया को उपहार। तो इसके अंदर 2 पार्ट है स्टूडेंट। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ योगा हील्स। योगा किस तरीके से ठीक करता है। हील का अर्थ होता है ठीक करना। तो आज जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे हाउ योगा हील्स। तो पूरा जो ये लेसन है इसके अंदर आपको योगा से संबंधित सभी कुछ बताया जाएगा। जैसे कि अभी कोरोना डिजीज चल रहा है, ये कोरोना एपिडेमिक चल रहा है, तो इसके अंदर योगा का कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ा देता है। योगा करने से बढ़ जाती है हमारे शरीर में इम्यूनिटी। तो उसमें भी आप इसको यूज करके प्रैक्टिस करके फ़ायदा ले सकते हो। तो इस लेसन के अंदर आपको पूरा योगा के बारे में बताया जाएगा कि योगा किस तरीके से किसी भी बीमारी को ठीक करता है, किन किन बीमारियों के अंदर योगा है वो यूज़फुल है और योगा का हमारे लाइफ के अंदर कितना बड़ा महत्व हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं लेसन की। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज, ये कॉमन नॉलेज बन गया है, यानी सभी को पता है ये बात, दैट योगा इज़ गुड फॉर यू, कि योगा है वो हमारे लिए अच्छा होता है। करेंटली वर्तमान में योगा इज़ बीइंग यूज्ड, योगा का उपयोग किया जा रहा है एज ए थेरेपी, एक इलाज के रूप में, एक थेरेपी के रूप में। और किस चीज़ का इलाज योगा के द्वारा किया जाता है? कैंसर का इलाज, इनफर्टिलिटी कहते हैं स्टूडेंट्स बांझपन को, संतान नहीं होने की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं। लंग डिजीज, फेफड़ों की कोई बीमारी है उसके लिए योगा का यूज किया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है स्टूडेंट्स, ये स्नायु रोग होता है जिसके अंदर हमारा स्पर्श, गति और बोलचाल की जो नियंत्रण होता है वो समाप्त हो जाता है। हम किसी को स्पर्श करते हैं या हमें कोई स्पर्श करता है पता ही नहीं चलता है। गति और बोलचाल ये नियंत्रण हमारा समाप्त हो जाता है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। उस बीमारी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। पार्किंसन डिजीज एक प्रकार की बीमारी होती है, ये भी स्नायु रोग की बीमारी होती है जिसके अंदर हमारे जो हाथ पैर जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें कंपन होना शुरू हो जाता है, कांपते रहते हैं। तो इन चीज़ों का, इन बीमारियों का इलाज भी योगा के द्वारा किया जाता है। फिर है इंसोम्निया, अनिंद्रा, नींद नहीं आने की बीमारी है, योगा के द्वारा इसका भी इलाज किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, किसी का बीपी हाई रहता है उसका इलाज योगा से किया जा सकता है। एंड जॉइंट पेन, और जॉइंट पेन का इलाज भी योगा से संभव है। येट फिर भी देयर इज ए वेरी लिटिल अवेयरनेस, बहुत ही कम जागरूकता है। अवेयरनेस कहते हैं जागरूकता को। तो बहुत ही कम, इतना फायदेमंद है योगा लेकिन फिर भी बहुत ही कम जागरूकता है। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझ, बहुत ही कम समझ है ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स, कि ठीक किस प्रकार से योगा है वो हील करता है, यानी हमारे शरीर में इन बीमारियों को किस तरह से योगा है वो ठीक करता है, इस बात की बहुत ही कम जानकारी है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज़, यहाँ तक कि योगा और जो मेडिकल कम्युनिटीज़ है, चिकित्सकीय समुदाय है, उसके अंदर भी इसकी जानकारी बहुत ही कम है। द की इज टू अंडरस्टैंड, जो मुख्य बात है वो इस बात को समझने की है, द रिलेशनशिप को समझने की है बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज, तनाव, योगा और बीमारी, इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझने की आवश्यकता है। तभी हमें पता चलेगा कि योगा है वो किस तरीके से किसी बीमारी को ठीक कर देता है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट, मेडिकल रिसर्च इस बात का आंकलन करते हैं कि एस्टिमेट का अर्थ होता है आंकलन करना, एज मच एज 90% ऑफ इलनेस, कि 90% जो बीमारियां होती है एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड, वो तनाव से संबंधित होती है। हमें जो भी बीमारियां होती है उनके अंदर से 90% जो बीमारियां होती है वो तनाव से संबंधित होती है।
ये मेडिकल रिसर्च का आकलन है। ए फ्यू ऑफ मेनी डिजीजेस एंड कंडीशंस, बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी स्थितियों में से कुछ that have been linked, जो जुड़ी हुई है, जिनका लिंक है to an overactive stress response, एक ओवर एक्टिव स्ट्रेस से यानी अत्यधिक तनाव लेने से जो बीमारियां जुड़ी हुई है। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं फ्यू ऑफ मेनी, यानी बहुत सारी डिजीज और कंडीशंस ऐसी होती है, बीमारियां ऐसी होती है, उनमें से कुछ बीमारियां जो ज़्यादा तनाव लेने से होती है इंक्लूड, उनमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल है देखिए। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, पहली जो बीमारी का नाम दिया है वो बताया है यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियो हार्ट को बोलते हैं, हृदय को बोलते हैं, हृदय से जुड़ी हुई चीज को बोलते हैं, और वेस्कुलर का अर्थ होता है रक्त संचार से संबंधित। तो हमारे दिल और रक्त संचार से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो ओवर एक्टिव स्ट्रेस से होती है, अत्यधिक तनाव लेने से होती है। डिप्रेशन जैसे अवसाद है, डिप्रेशन है, वो भी तनाव से ही होता है, ज़्यादा तनाव लेने से। एंग्जाइटी यानी चिंता। सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलिटस, और कुछ प्रकार का डायबिटीज मिलिटस यानी मधुमेह जो होता है वो भी अत्यधिक तनाव लेने से होता है। तो ये बीमारियां है वो स्ट्रेस रिलेटेड है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज कौन कौन सी है, तो आप बताएंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो ओवर एक्टिव स्ट्रेस से होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलिटस, ये आपका आंसर होगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो योगा है वो कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करता है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन, इनका इलाज योगा से संभव है। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबसे पहले आपके आए हैं दोनों पैराग्राफ में। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, जो हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं, यानी जो तनाव हमारे अंदर होता है, जो हमें महसूस होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो क्या है, कहाँ से आता है? वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्रोडक्ट है, यानी हमारा जो संवेदनशील तंत्रिका तंत्र है उसका उत्पाद है। तंत्रिका तंत्र से ये तनाव पैदा होता है। और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या फिर हमारे शरीर में एक रिस्पॉन्स होती है, फाइट और फ्लाइट नाम दिया है जिसको, यानी लड़ो या भाग जाओ, या तो हम खतरे से लड़ें या उस खतरे से डरकर भाग जाएं। तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से उत्पन्न होता है तनाव, या फिर संवेदनशील तंत्रिका तंत्र से ये तनाव उत्पन्न होता है जो हम महसूस करते हैं। अब हमारे शरीर में जब तनाव उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, शरीर के अंदर क्या क्या हलचल होती है देखिए। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट। इंस्टेंटेनियस का अर्थ होता है सहज, यानी अपने आप। सर्ज का अर्थ होता है बढ़ोतरी। इन हार्ट रेट, हमारी हार्ट रेट के अंदर, हृदय गति के अंदर अपने आप बढ़ोतरी हो जाती है। कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट है यानी हमारे हृदय से, हार्ट से जो बाहर जाने वाला रक्त है, जो जितने भी बाहर जाते हैं ऑक्सीजन या रक्त सप्लाई होती है बाहर दूसरे अंगों की तरफ, वो बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारा, स्वेटिंग, पसीना आता है, शैलो ब्रीथिंग, और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, शैलो ब्रीथिंग, उथली सांसें हो जाती है, हाँफ जाते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं उपापचय। तो मेटाबॉलिज्म का अर्थ क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा में बदलने की जो क्रिया होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म है, भोजन को ऊर्जा में बदलने की जो क्रिया, ये भी बढ़ जाती है, ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। कंबाइंड विद द टेंसिंग ऑफ मसल्स, और क्या होता है, टेंसिंग ऑफ मसल्स, हमारी जो मसल्स हैं उनमें तनाव आ जाता है, मांसपेशियां तन जाती है। तो ये सब कुछ होता है जब हमारे शरीर में तनाव होता है। और तनाव किससे होता है, संवेदनशील स्नायु तंत्रिका से या फिर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से। इंटरनली, आंतरिक रूप से, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ये जो लड़ो या भाग जाओ की जो प्रतिक्रिया है हमारे शरीर में जो होती है, शट्स डाउन, ये बंद कर देती है डाइजेशन, हमारे शरीर के पाचन को, एंड एलिमिनेशन, और मल निष्कासन को बंद कर देती है। एंड रिड्यूसेज ब्लड फ्लो, और जो ब्लड फ्लो है, रक्त का प्रवाह, उसको रिड्यूस कर देती है, ये घटा देती है उसको, टू द इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंगों की तरफ। जो हमारे रक्त का प्रवाह होता है उसको ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो कम कर देती है। फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए, दिस स्ट्रेस रिएक्शन, ये जो तनाव की रिएक्शन है, इज ए गुड थिंग, वो अच्छी है। थोड़े समय के लिए यदि ये हो तनाव तो अच्छी बात है, इससे फायदा होता है शरीर में।
द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमें तैयार करती है टू रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, किसी भी वातावरणीय खतरे के प्रति, बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट, या तो हम इस खतरे के साथ लड़ाई करें, लड़ें, संघर्ष करें इसके साथ, और फ्लीइंग फ्रॉम इट, या फिर इस खतरे से हम भाग जाएं। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमें कोई भी वातावरण का जो खतरा होता है उसके लिए प्रिपेयर करती है कि या तो हम उसके साथ लड़ें या फिर भाग जाएं। जैसे हमारे सामने अचानक से कोई शेर आ जाता है तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर रिस्पॉन्स होती है, तनाव बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो क्या होता है कि या तो हम उसके साथ लड़ें या फिर हम उससे भाग जाएं, तुरंत डिसीजन हो जाता है। तो इसके लिए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो जिम्मेदार होती है। लेकिन थोड़े समय के लिए फायदेमंद है, बट लॉन्ग टर्म, लेकिन लंबे समय के लिए यदि ये रिस्पॉन्स हो, लंबे समय के लिए यदि कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस, कंटिन्यूस लगातार एक्सपोजर टू स्ट्रेस, तनाव, यदि लंबे समय तक तनाव हमें होता रहेगा लगातार, इज हार्मफुल, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। इससे क्या होता है, प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टियर, एक्सेस मतलब अत्यधिक, वियर एंड टियर कहते हैं तोड़ फोड़ को, इससे अत्यधिक तोड़ फोड़ होती है ऑन द बॉडी सिस्टम, हमारे शरीर के तंत्र में, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में अत्यधिक इससे तोड़ फोड़ होती है। एंड सीवियरली लिमिटिंग, और ये अत्यधिक लिमिट कर देता है, बहुत ज़्यादा सीमित कर देता है द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, हमारे शरीर की जो प्राकृतिक रख रखाव करने की जो क्षमता है उसको, एंड हीलिंग एबिलिटीज़, और हमारे शरीर को अपने आप स्वस्थ होने की जो एबिलिटीज़ होती है, जो हमारे अंदर जन्मजात से होती है, उसको भी ये बहुत ज़्यादा सीवियरली लिमिटेड, यानी बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देता है। हमारे शरीर के अंदर नेचुरल मेंटेनेंस की क्षमता होती है, जन्म से ही होती है, कोई भी चोट लग जाती है छोटी मोटी तो अपने आप वो ठीक हो जाती है, और हीलिंग एबिलिटीज़, कोई छोटी मोटी बीमारी होगी तो अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हमारे अंदर जन्मजात होती है प्रतिरोधक क्षमता के रूप में। तो ये ज़्यादा हम तनाव लेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो शरीर में बहुत तोड़ फोड़ होगी अंदर, ऊतकों के अंदर या दूसरे सिस्टम में उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ में क्या होगा, हमारे शरीर की जो प्राकृतिक स्वस्थ रहने की जो क्षमता है, जो मेंटेनेंस करने की जो बॉडी की ताकत है और जो स्वस्थ रखने की ताकत है, वो लिमिट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा तनाव लेना कितना नुकसानदायक होता है ये तो आपने देख ही लिया। चलिए आगे और हम स्ट्रेस से रिलेटेड और जानते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस, लगातार जो तनाव बना रहता है, कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कार्टिसोल, वो क्या करता है, लगातार हमारे अंदर जो कार्टिसोल का लेवल है उसको बढ़ा देता है। कार्टिसोल हार्मोन जो हमारे शरीर में होता है उसके लेवल को बढ़ा देता है। क्रोनिक स्ट्रेस, जो लगातार शरीर में तनाव बना रहता है वो। अब ये कार्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में क्या करता है, देखिए, दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स, ये हार्मोन यदि नॉर्मल लेवल पर हो, सामान्य स्तर पर हो, हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी, तो ये हमारी मदद करता है टू मेंटेन, बनाए रखने में, एन एक्टिव हेल्दी बॉडी, एक चुस्त और स्वस्थ शरीर बनाए रखने में मदद करता है। कब मदद करेगा कार्टिसोल हमारी, जब ये नॉर्मल लेवल पे होगा। और नॉर्मल लेवल पे होने में क्या फ़ायदा होगा, एक तो शरीर हमारा एक्टिव रहेगा, एक स्वस्थ रहेगा, साथ में इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। रेगुलेशन कहते हैं नियमन को, ये हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म का नियमन रखेगा और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में मदद करेगा, यानी बीपी है वो भी सही रहेगा, और मेटाबॉलिज्म है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने की क्रिया है वो भी ठीक चलती रहेगी। तो इसका फ़ायदा होता है नॉर्मल लेवल पे। बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कार्टिसोल, एक्सेसिव अत्यधिक अमाउंट ऑफ कार्टिसोल, यदि कार्टिसोल की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, कैन स्प्रेस, तो ये दबा देता है, स्प्रेस कर देता है द इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरोधक तंत्र को ये दबा देता है, कमज़ोर कर देता है, एंड कोज स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और अनिंद्रा का कारण बनता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, नींद नहीं आती, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, और क्या होता है, एपिटाइट कहते हैं भूख को, और हमें भूख नहीं लगती है। तो यदि कार्टिसोल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इससे दो नुकसान भी होते हैं। देखिए, एक तो इम्यून सिस्टम को दबा देता है जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है शरीर के अंदर, बीमारियों से लड़ता है, तो वो कमज़ोर हो जाएगा तो ज़्यादा बीमारियां होगी हमें। स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख भी नहीं लगेगी, तो ये नुकसान होता है ज़्यादा होने से कार्टिसोल के। हाई लेवल्स ऑफ कार्टिसोल, और क्या होता है, कार्टिसोल की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाए तो कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, आपकी हार्ट रेट बढ़ा देता है ये, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, एंड योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल्स, और किसको बढ़ा देता है,
दो और हार्मोन के नाम दिए हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और एक ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड जो हार्मोन होता है उसके लेवल को भी ये बढ़ा देता है। अब ये ट्राइग्लिसराइड जो हार्मोन होता है ये शरीर में क्या करता है, रिस्क फैक्टर्स फॉर बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स, ये हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है, हृदयाघात के लिए जिम्मेदार होता है, एंड स्ट्रोक्स, और स्ट्रोक्स के लिए जिम्मेदार होता है। स्ट्रोक्स यानी हमारे दिमाग के अंदर रक्त की सप्लाई रुक जाए उसको बोलते हैं स्ट्रोक्स। तो ये दोनों ही खतरनाक चीज़ें हैं, हार्ट अटैक आता है तुरंत मौत हो जाती है और स्ट्रोक्स में भी ऐसा ही होता है। तो कार्टिसोल कितना खतरनाक हार्मोन है, यदि ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में बन जाए तो हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ा देता है, और ये जो होता है ट्राइग्लिसराइड ये हार्मोन ये हमारे हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये भी हो सकता है यदि ज़्यादा तनाव लेंगे, लगातार तनाव में रहेंगे तो कार्टिसोल की मात्रा बढ़ेगी। और क्या नुकसान होता है ज़्यादा कार्टिसोल बनने से, देखिए द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कार्टिसोल। अब जो कार्टिसोल के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, यानी कार्टिसोल बनेगा उसके साथ साथ उसके सह उत्पाद भी बनेंगे, दूसरे बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। तो वो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, एक्ट एज सेडेटिव्स, वो सेडेटिव निंद्रा कारक बनेंगे, सेडेटिव्स बनेंगे, यानी हमें नींद आने लगेगी, ऐसा लगेगा, नशे वाली चीज़ें बनेंगी शरीर के अंदर, विच कैन लीड टू चेंजेज इन मूड, जिससे हमारे मूड के अंदर बदलाव होगा, स्पेशली टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, विशेष रूप से हमारी जो अवसाद की भावनाएं हैं, डिप्रेशन की जो फीलिंग्स है उनके अंदर बदलाव होगा, यानी हम डिप्रेशन में चले जाएंगे या डिप्रेशन ज़्यादा हम महसूस करेंगे और बीच बीच में हमारा मूड है वो शिफ्ट होता रहता है। तो ये इसका नुकसान होता है ज़्यादा मात्रा में कार्टिसोल बन जाए तो। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, द बॉडी हैज़ नेचुरल काउंटर बैलेंस, हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक काउंटर बैलेंस है। काउंटर बैलेंस यानी लड़ने की, प्रतिरोध करने का जो एक तरीका होता है, संतुलन बनाए रखने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं टू फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है हमारे शरीर के अंदर होती है, उसका काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद होती है क्षमता। तो जैसे ही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू होती है तो उसको दबाने की एबिलिटी भी हमारे शरीर के अंदर होती है। उसका नाम क्या होता है, यहाँ पे दिया है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको बोलते हैं संवेदनशील तंत्रिका तंत्र। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम दिया है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, शिथिलीकरण की प्रतिक्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, शिथिलीकरण की प्रतिक्रिया, तनाव कम करने की शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है उसको बोलते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित स्थिति में शरीर को शांत करने वाला स्नायु तंत्र होता है। शरीर ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो उसको शांत करने के लिए जो तंत्र काम करता है उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, या इसको रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, शिथिलीकरण की प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ज़्यादा शरीर के अंदर होगी तो उससे तनाव ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसको शांत करना भी बहुत ज़रूरी है। तो शांत करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स हमारे शरीर में मौजूद होती है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर, जब खतरा या तनाव पैदा करने वाला कारक हैज पास्ट और एंडेड, गुजर जाता है या खत्म हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को डाउन कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जिससे हमारे शरीर में है तनाव वो नहीं बनता है। तो खतरा जैसे ही गुजर गया उसके बाद में ये एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली और शरीर के अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को डाउन कर देता है, कम कर देता है, जिससे तनाव नहीं पैदा होता है। बट लेकिन इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, लेकिन हम इसको सोच समझकर जानबूझकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। कॉन्शियसली यानी जानबूझकर हम चाहें एक्टिवेट करना तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय डीपनिंग द ब्रेथ, गहरी गहरी सांसें लेकर के हम गहरी सांसें लेकर के इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, हमारी जो मांसपेशियां होती है उनको रिलैक्स करके, यानी मांसपेशियों को ढीला छोड़ करके हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, गहरी गहरी सांस लेकर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं और मांसपेशियों को ढीला छोड़ करके हम इस तंत्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से ये लड़े, उसको कम कर दे और तनाव शरीर में पैदा ना हो। और तनाव से कितना नुकसान होता है शरीर के अंदर वो तो आपको पता ही है। व्हेन एक्टिवेटेड
पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, जब पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, लोअर्स ब्लड प्रेशर, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर देता है, हार्ट रेट को भी लो कर देता है, कम कर देता है, एंड रेस्पिरेशन, और हमारे श्वसन को भी कम कर देता है। रेस्पिरेशन मतलब द पेस ऑफ द ब्रेथ, यानी सांस लेने की गति है उसको भी कम कर देता है, जो हमारी पहले बढ़ गई थी स्ट्रेस आने से या किसी स्ट्रेसर को देखने से, तो वो कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन, डाइजेशन यानी पाचन, एलिमिनेशन यानी मल निष्कासन, आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, इनको उत्तेजित कर दिया जाता है यानी तेज कर दिया जाता है डाइजेशन और एलिमिनेशन को। एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल, और रक्त को भेज दिया जाता है टू द डाइजेस्टिव, हमारे पाचन तंत्र की ओर, रिप्रोडक्टिव, जनन तंत्र की ओर, ग्लैंडुलर, ग्रंथि तंत्र की ओर, एंड इम्यून सिस्टम, और हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र की ओर ब्लड को भेज दिया जाता है। सिस्टम्स, ये जो सारे सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर, इम्यून, नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, ये सभी सिस्टम लंबे समय तक स्वस्थ बने रहने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जो शिथिलीकरण की प्रक्रिया है, इज ऑल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रीन्यू स्टेज, उसको रेस्ट एंड रीन्यू स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, यानी विश्राम और नवीनीकरण की स्थिति। व्हेन द बॉडी हैज़ द टाइम, और इस प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर को टाइम मिल जाता है, एंड रिसोर्सेज, और संसाधन मिल जाते हैं, टू हील द बॉडी, शरीर को स्वस्थ करने के, एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलनेस, और बीमारी के प्रति रिस्पॉन्ड करने के साधन मिल जाते हैं, और टाइम भी मिल जाता है, किसके द्वारा? रेस्ट एंड रीन्यू स्टेज के द्वारा। Obviously, स्पष्ट रूप से by increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की डेप्थ यानी गहराई को बढ़ाकर, टाइम को बढ़ाकर, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को बढ़ाकर, वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, हम न केवल हमारे शरीर को अनुमति देते हैं कि ये बीमारी से अपने आप रिकवर हो, अपने आप ठीक हो, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन, बल्कि हम मेडिसिन से भी बच जाते हैं, दवाइयाँ लेने से भी बच जाते हैं। बाई अलाउिंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, और हम बॉडी को अलाउ करते हैं कि ये परफॉर्म का होता है करना, ऑल इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, एसेंशियल मतलब आवश्यक, मेंटेनेंस टास्क मरम्मत के कार्य, हम बॉडी को अनुमति देते हैं कि ये अपने मरम्मत के कार्य खुद करे, यानी कोई चोट लगी है, बीमारी है, तो उसको खुद ब खुद बॉडी ठीक करे, ये हम बॉडी को अनुमति देते हैं, और हमें मेडिसिन लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। इसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, योगाज एम्फेसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, योगा के अंदर हम जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, लंबी और गहरी गहरी सांसें लेते हैं, एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन, और हम जानबूझ करके भी शिथिलीकरण की प्रक्रिया कर सकते हैं, एक्टिवेट्स, और ऐसा करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाएगा, एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस, और इससे क्या शुरू हो जाएंगे? विश्राम और नवीनीकरण के जो कार्य हैं, फंक्शंस है, वो प्रमोट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट वास्तव में ए रिसेंट स्टडी है शोन, एक हाल ही में किया गया अध्ययन हमें ये दिखाता है योगा जो है डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल, कि योगा डिक्रीज का अर्थ होता है कम कर देना, घटा देना, द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन, ये तनाव पैदा करने वाला हार्मोन जिसका नाम है कार्टिसोल, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके लेवल को योगा है वो कम कर देता है इन द ब्लड, रक्त में। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस कहते हैं ध्यान लगाकर की गई प्रैक्टिसेस, योगा की ध्यान लगाकर की गई प्रैक्टिसेस जो होती है हेल्प, वो हमारी मदद करती है टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड,
जो हमारे दिमाग की रिस्पॉन्सिवनेस है, प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता है, उसको कम करने में हमारी मदद करती है। हमारा दिमाग है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है टू स्ट्रेसर्स, तनाव पैदा करने वाले कारकों की तरफ, एंड टू लेसन, लेसन का अर्थ होता है कम कर देना, द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इंटेंसिटी कहते हैं तीव्रता को। और क्या फ़ायदा होता है योगा से कि ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी को कम कर देता है। योगा ऑल्सो टीचेज अस, योगा हमें ये भी सिखाता है टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स, कि हम संभावित तनाव पैदा करने वाले कारक को देखें एक चैलेंजेस, एक चुनौती के रूप में उसको लें, रादर देन थ्रेट्स, एक खतरे की तुलना में। ये हमें खतरा नहीं समझना चाहिए, उसको एक चुनौती के रूप में हमें लेना चाहिए। ये हमें योगा सिखाता है। इनेबलिंग वन, और योगा हमें योग्य बनाता है टू अवॉइड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंटायरली, कि हम जो तनाव की प्रतिक्रिया है उसको पूरी तरह से एंटायरली अवॉइड कर दें, यानी तनाव के प्रति जो प्रतिक्रिया हमारा माइंड देता है उसको अवॉइड कर दें, उससे बच जाएं। ये भी हमें योगा ही सिखाता है। नॉट ओनली डज योगा इज एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, न केवल योगा के अंदर योग्यता होती है कि वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम कर देता है, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और शरीर को अपने आप ठीक करने के लिए अलाउ करता है। बल्कि द प्रैक्टिस ऑफ योगा, योगा का प्रैक्टिस करने से ऑल्सो इम्प्रूव्स द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़, हमारे शरीर के अंदर जो इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़ होती है, यानी जन्मजात जो शरीर को स्वस्थ करने की जो क्षमता शरीर में होती है, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट है वो योगा के द्वारा लाया जाता है। द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग, इन्वर्टिंग का अर्थ होता है सिकुड़ना, ट्विस्ट का अर्थ होता है मोड़ना, कंप्रेस का अर्थ होता है दबाना। डेट अकर, ये सभी होते हैं इन योगा पोस्चर्स, योगा की मुद्राओं के अंदर। हम शरीर को इन्वर्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं और कंप्रेस करते हैं। इन्हांस, और ऐसा करने से बढ़ जाता है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का प्रवाह यानी रक्त का संचार बढ़ जाता है, एंड बॉडी फ्लूइड, और शरीर के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो भी, उनका संचरण भी बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन, और जब ये रक्त के संचरण में और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो बढ़ोतरी होती है संचरण में, नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडीज एबिलिटी, न केवल हमारे शरीर की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है टू डिलीवर द मटेरियल, कि हमारा शरीर उस सामग्री को डिलीवर कर सके, पहुंचा सके नीडेड, जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, ताकि जो हीलिंग का काम है वो किया जा सके। टेक प्लेस का अर्थ होता है होना। तो हमारे कहीं भी चोट लग जाती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो रक्त के प्रवाह के साथ उस स्थान पर पहुँचती है, तो रक्त संचरण ठीक होता है, बॉडी फ्लूइड्स ठीक होता है, तो वो जो आवश्यक मटेरियल्स है उस घाव को, चोट को ठीक करने के लिए वो अच्छे से पहुँच जाती है। बट ऑल्सो एक्टिवेट्स द लिम्फेटिक सिस्टम, बल्कि ये जो योगा जो है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है, यानी लसिका तंत्र को भी एक्टिवेट कर देता है। अब स्टूडेंट, लसिका तंत्र हमारे शरीर में क्या काम करता है? मेंटेन, ये बनाए रखता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है रोग प्रतिरोधक तंत्र है उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को बनाए रखता है, उसके सामान्य कार्य को बनाए रखता है, एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्ड, और जो सूजन की प्रतिक्रिया है उसको भी बनाए रखता है। योगा पोस्चर्स ऑल्सो इम्प्रूव्स, योगा की मुद्राएं सुधार कर देती है मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की ताकत में सुधार करती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन में सुधार करती है, एंड रेंज ऑफ मोशन, और गति की सीमाओं में सुधार करती है, यानी हमारा शरीर ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लचीलापन बढ़ जाता है और गति बढ़ जाती है शरीर की। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द हीलिंग, स्वस्थ होने के लिए, एंड प्रिवेंटिव और प्रिवेंशन, रोकने के लिए, ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, जो मांसपेशियों से संबंधित बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए और उनको स्वस्थ करने के लिए बहुत ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन और मसल स्ट्रेंथ की हमारे शरीर में। और मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी
बीमारियां कौन कौन सी होती है, सच एज आर्थराइटिस, जैसे कि आर्थराइटिस है यानी हड्डियों में सूजन आ जाना, जोड़ों में दर्द होना। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हड्डियां हैं वो कमज़ोर होकर टूटने लग जाती है, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा योगा का रोल होता है। योगा इज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीदिंग, योगा के अंदर हम गहरी गहरी सांस लेते हैं, कंबाइंड विद बैक बेंड्स, और शरीर को पीछे की तरफ झुकाते हैं। इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन, इससे हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है और फेफड़ों के कार्य हैं वो बढ़ते हैं। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो एनकरेजेज, योगा करने से, योगा की प्रैक्टिस करने से ऑल्सो एनकरेजेज वन, हमें प्रेरित करता है टू लीड ए हेल्थियर लाइफस्टाइल, कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली को जी सके। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता का विकास करके, एंड डिसिप्लाइन, और डिसिप्लाइन का विकास करके, अनुशासन का विकास करके, रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और ये दोनों ही चीज़ें जो है सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लाइन, ये पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए आवश्यक है, यानी सकारात्मक व्यवहार सुधार। सकारात्मक व्यवहार हमें बनाए रखना है तो हमें सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी और अनुशासन की ज़रूरत पड़ेगी, और हम सेल्फ अवेयरनेस से और अनुशासन से योगा करेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे। और स्टूडेंट्स बताया है लास्ट पैराग्राफ में टिमोथी वर्जिन ने कि वाइल योगा प्रोवाइड सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हालांकि योगा इतना ज़्यादा मजबूत सपोर्ट प्रदान करता है, इतना ज़्यादा सहायक है टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, हमारे शरीर की स्वस्थ करने की विधियों के अंदर, यानी बीमारियों को ठीक करने के अंदर, घाव को ठीक करने के अंदर, शरीर को हेल्दी रखने में योगा का बहुत बड़ा रोल है। फिर भी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम योगा को लें एज एन एडजेंक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। एडजेंक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं सहायक, थेरेपी यानी इलाज, एक सहायक इलाज के रूप में इसका यूज करें। एंड नॉट रिलाइड अपॉन, और निर्भर ना रहें एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीजेज, बीमारियों को ठीक करने की केवल एकमात्र थेरेपी के रूप में इसको ना लें, कि कोई भी बीमारी हुई है, कोई घाव हो गया तो हम ये सोच करके बैठ जाएं कि मैं तो योगा से ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। हमें योगा को एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में लेना है, एक सहायक थेरेपी के रूप में लेना है, और बाकी हॉस्पिटल डॉक्टर से सलाह भी लेनी है, दूसरी मेडिसिन है वो भी लेनी है योगा के साथ साथ। अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे फॉलो करने के लिए आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप के सर्च ऑप्शन में आप मुझे संजय कुमावत के नाम से सर्च करेंगे। और फॉलो अगर आपको नहीं करना आता है तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, उनको आप फॉलो करके मुझे फॉलो कर पाएंगे। तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ उस पर क्लिक करने के बाद में आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप का जो ऑप्शन आता है उसको चूज कीजिए। उसको चूज करने के बाद में आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ से जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद में आपको सबसे पहले लर्निंग ऐप वाले ऑप्शन के अंदर मोबाइल नंबर पूछेंगे, तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास में OTP आएगा, और OTP आने के बाद में आप उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, ये देखिएगा आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल, जो ईमेल है वो डालनी है। यहाँ पे आप अपना स्टेट डाल देंगे, जो के बाद में कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में कुछ इस प्रकार उसके अंदर यहाँ पर UPSC, बैंक, SSC, रेलवे ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप चूज करें, थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर NDA लिखा हुआ मिलेगा, तो आप NDA एयरफोर्स एंड XY ग्रुप वाला जो है उसको चूज करेंगे। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हिंदी पे चूज करेंगे। हिंदी चूज करने के बाद में आप यहाँ ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये गोल गोल वाला, इसको हम सर्च के नाम से जानते हैं, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, और सर्च यहाँ पे जब आप दबाएंगे तो आपको लिखना होगा संजय कुमावत, और संजय कुमावत लिखने के बाद में आप फिर से सर्च करेंगे।
करेंगे तो आपको मेरा इस तरीके का फेस नजर आएगा, जिसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा है फॉलो। ये जो फॉलो लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेंगे। उसके बाद में कुछ इस पर फेस आएगा, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड बन जाएगा, तो मैं फॉलोइंग लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। फिर आप संजय कुमावत या मेरी फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो भी मैं वीडियोस डालूंगा वो सबका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप मुझे अकेडमी की लर्निंग ऐप के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।